सुप्रभात बच्चों। 22 दिसंबर को मैंने आप लोग को पाठ 14 विशेषण के बारे में समझाया था और आज मैं उसी क्रम में आप लोग को पाठ 15 क्रिया और काल के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को क्रिया के बारे में बताऊँगी। क्रिया आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रिया वह शब्द है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसा कि सामने एक उदाहरण दिया गया है कि यह एक कमरे का चित्र है। बच्चे कैरम खेल रहे हैं, दादी स्वेटर बुन रही हैं, दादाजी टीवी देख रहे हैं। तो इस उदाहरण में जो है वो है शब्द खेल रहे हैं, बुन रही हैं, देख रहे हैं। इन शब्दों से कार्य का जो है होना पाया जा रहा है। जैसे है शब्द से कमरे का पता चलता है और बुन रही हैं, देख रहे हैं, खेल रहे हैं। इन शब्दों से बच्चों के, दादाजी के और दादी जी के कार्य करने का पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए या जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध हो, हमें ज्ञान हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। और उसके बाद आता है धातु। जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। जैसे खेल रहे हैं, ये शब्द है, इसमें खेल जो है ये मूल धातु है। इसी तरह पढ़ना, लिखना, सोना, इनमें जो मूल धातु होती है वो पढ़, लिख, सो, ये शब्द जो होते हैं ये मूल धातु कहलाते हैं। और इनमें यदि हम प्रत्यय जोड़ दें तब ये जो है क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ में हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो पढ़ना क्रिया बन गई और पढ़ इसमें मूल धातु है। खेलना में खेल मूल धातु है और ना प्रत्यय जोड़ने पर खेलना शब्द बन गया है। वाक्य में क्रिया का क्या महत्व है, अब इसके बारे में जानेंगे। अब देखते हैं कि वाक्य में जब तक क्रिया ना हो तब तक वाक्य की रचना जो है वो अत्यंत मुश्किल है। प्रत्येक वाक्य में जो है अंत में क्रिया अवश्य होती है, तभी वह वाक्य जो है वो पूर्ण होता है। तो क्रिया के बिना क्या है, वाक्य की रचना जो है वो नहीं हो सकती है। तो इसलिए वाक्य में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। क्रिया से ही कर्ता और कर्म के लिंग के वचन का बोध होता है, मतलब उसका लिंग पता चलता है या वचन का। जैसे हम कहें राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि राम जो है वो कर्ता है और ये पुल्लिंग है। और राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक शब्द भी जो है वो क्या है, ये पुल्लिंग है। अगर इसी वाक्य को कहें तो सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है क्योंकि क्रिया जो इसमें लगी है वो पढ़ती है। इसी तरह हमें वचन का भी बोध होता है। जैसे वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है एक वचन है। अगर इस वाक्य में हम वे लिखें तो कर्ता के अनुसार क्रिया भी बदल जाएगी, पढ़ते हैं। तो इससे हमें जो है वचन का भी ज्ञान होता है कि जो वाक्य है वो एक वचन में है या बहुवचन में है। क्रिया से काल का भी बोध होता है, मतलब काल का पता चलता है कि क्रिया किस समय हो रही है। जैसे वह कल विद्यालय जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये पढ़ता हूँ जो क्रिया है ये वर्तमान काल है। और हम कल विद्यालय जाएंगे या वह कल विद्यालय जाएगा, तो जाएगा क्रिया जो है वो हमें भविष्य काल का
ज्ञान करा रही है कि आने वाले समय में कार्य होगा। तो क्रिया से जो है हमें काल का भी बोध होता है कि क्रिया किस समय हो रही है, अभी वर्तमान में हो रही है या पहले हो चुकी है या आने वाले समय में होगी। हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसमें क्रिया हमेशा अंत में आती है और क्रिया एक विकारी शब्द है, इसीलिए यह लिंग, वचन, पुरुष व काल के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। यानी क्रिया में परिवर्तन आता रहता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर और काल के आधार पर। तो ये है वाक्य में क्रिया का महत्व। तो क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्रिया के बिना हम किसी भी वाक्य की रचना नहीं कर सकते हैं और क्रिया से ही कर्ता और कर्म के लिंग तथा वचन का ज्ञान होता है। क्रिया से काल का भी बोध होता है। हिंदी वाक्यों में जो है क्रिया अंत में आती है और क्रिया हमारी विकारी शब्द है, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष व काल के आधार पर जो है परिवर्तन होता रहता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। मूल रूप से क्रिया को जो है दो आधारों पर हम बांट सकते हैं। पहला आधार है कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर मतलब जो उसमें कर्म का प्रयोग किया जाता है, उस आधार पर क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया को भी फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो इस तरह कर्म के आधार पर क्रिया जो है हमारी वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और दूसरा प्रकार है उसको जिस आधार पर हम बांटते हैं वो है संरचना के आधार पर, यानी क्रिया जो है किस तरह से उसका निर्माण हुआ है। तो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, और अंत में आती है पूर्वकालिक क्रिया। मतलब क्रिया की जो संरचना हुई है उस आधार पर उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है, जो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया। यानी क्रिया का किस तरह से निर्माण हुआ है, किस तरह से उसकी रचना हुई है, उस आधार पर भी उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम कर्म के आधार पर चलते हैं। कर्म के आधार पर हमारी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिनका जो कार्य है वो कर्ता द्वारा किया जाता है और उसके बीच में कोई कर्म नहीं लगा रहता है। जिस क्रिया का जो पूरा फल है वो सीधा कर्ता पर पड़ता है, जिस कार्य को करने वाला केवल कर्ता होता है, ऐसी क्रिया जो होती है वो कहलाती है हमारी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को हम इंट्रांसिटिव वर्ब भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है और जो कार्य स्वयं कर्ता द्वारा किया जाता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जैसे उदाहरण में देखिए, बच्चा दौड़ता है, शुभा सो रही है। तो बच्चा दौड़ता है, बच्चे और दौड़ने के बीच में कोई अन्य कर्म नहीं है, इसलिए दौड़ता है क्या है? अकर्मक क्रिया है। शुभा सो रही है और सो रही एक क्रिया है और शुभा, इन दोनों के बीच में कोई भी कर्म नहीं है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए यदि हम क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करें और उत्तर नहीं मिले तो वह क्रिया जो है वह अकर्मक कहलाती है। जैसे बच्चा दौड़ता है, इसमें प्रश्न करें क्या दौड़ता है,
तो हमें उत्तर नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम इसमें प्रश्न करेंगे कौन दौड़ता है, तब हमें जो है उत्तर मिलता है। और किसे दौड़ता है, तब भी हमें उत्तर नहीं मिलेगा। किसको दौड़ता है ये प्रश्न करें तब भी हमें उत्तर नहीं मिलेगा। तो क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करें तो यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। और कुछ अकर्मक क्रियाएं मुख्य रूप से होती ही हैं जिनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, जैसे ठहरना, उछलना, अकड़ना, हंसना, जागना, रोना, दौड़ना, सोना, बैठना, मरना आदि। ये सब क्रियाएं जो हैं वो अकर्मक ही हैं। कुछ क्रियाएं जो हैं वो वाक्य के आधार पर हम जानते हैं कि वो अकर्मक हैं या सकर्मक, लेकिन ये क्रियाएं हमेशा अकर्मक ही प्रयुक्त होती हैं। तो बच्चों, अब दूसरी क्रिया जो है वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में कर्म लगा रहता है, तो वो क्रियाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं, सकर्मक क्रिया, यानी जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है। जिन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ पर जो है वो सकर्मक क्रिया होती है। इन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर जो है वो कर्म पर भी पड़ता है, वे क्रियाएं सकर्मक कहलाती हैं। यानी इन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे कि उदाहरण से समझ सकते हैं बच्चों, मालिन माला गूंथ रही है। और दूसरा उदाहरण, पिताजी जलेबी खा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर गूंथ रही है, अगर इसमें प्रश्न करें मालिन क्या गूंथ रही है, तो हमें उत्तर मिल गया तुरंत माला। तो माला क्या है, कर्म, यानी गूंथने का जो काम है वो संपन्न कैसे हो रहा है, माला के रूप में। और पिताजी जलेबी खा रहे हैं, पिताजी क्या खा रहे हैं, तो उत्तर हमें मिल गया जलेबी। तो यहाँ पर क्या लगाने से तुरंत उत्तर प्राप्त हो जाता है, इसलिए यह जो क्रिया है ये सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, जिन क्रियाओं में जो है कर्म होता है वह क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का फल जो है कर्ता को छोड़कर, कर्ता मालिन तो माला गूंथने का काम कर रही है, लेकिन क्या बन रहा है, गूंथने से क्या बन रहा है, वो माला बन रही है। तो ये है, इसमें कर्म का होना आवश्यक है। और सकर्मक क्रिया भी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिन वाक्यों में जो है एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। और जहाँ पर वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे पहला वाक्य देख लीजिए, विनीत दूध पी रहा है। तो दूध पी रहा है, यहाँ पर एक कर्म है, दूध केवल। और दूसरा वाक्य है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। तो यहाँ बच्चे को और दूध, ये जो हैं दो कर्म हैं। माँ किसे दूध पिला रही है, बच्चे को। अब माँ क्या पिला रही है, उत्तर मिला दूध। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया, तो हम कह सकते हैं जिन वाक्यों में जो है वो एक कर्म होता है वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है, और जिन वाक्यों में दो कर्म एक साथ होते हैं वहाँ पर द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हो जाते हैं बच्चों, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। बच्चों, अब हम दूसरे प्रकार के बारे में जान लेते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया को 5 प्रकार में बांटा जा सकता है, यानी इस आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ सामान्य प्रकार की क्रिया होती है। सामान्य क्रिया में अधिकतर एक ही क्रिया का
प्रयोग होता है। तो वाक्य में जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग हो वहाँ पर सामान्य क्रिया होती है। जैसे कि मैं 10 बजे सोया और मीनू ने खाना खाया। तो यहाँ सोया और खाया ये जो है केवल एक ही क्रिया है और ये सामान्य क्रिया कहलाती है। उसके बाद बच्चों आती है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब जो दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक साथ प्रयोग की जाती हैं वहाँ पर होती है संयुक्त क्रिया। जैसे ऊपर के वाक्य में आपने देखा था, बच्चे खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं, यहाँ पर खेल एक क्रिया है, रहे हैं फिर हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो कहलाती हैं वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे नीचे के उदाहरण में दिया हुआ है, माता जी हरिद्वार से लौट आईं। और दूसरा वाक्य है, अजय घर जा रहा है। तो यहाँ पर लौट और आई, लौटना एक क्रिया है और आना एक क्रिया है। तो यहाँ पर आना ही भाव प्रकट हो रहा है, लेकिन दो क्रियाओं को मिलाकर लौट आई शब्द बना है तो एक ही कार्य को पूर्ण कर रही हैं। ये दोनों क्रियाएं जो हैं एक ही कार्य को बता रही हैं। तो दूसरी क्रिया जो जब पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी जो क्रिया होती है वो रंजक क्रिया कहलाती है। इसमें मुख्य कार्य लौटना ही है और आई इसमें रंजक क्रिया लगी हुई है। तो ये जुड़कर वाक्य में अर्थ में विशेषता लाती है। तो इसलिए ये जो है संयुक्त क्रिया कहलाती है, जहाँ एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है और दोनों मिलकर जो है किसी एक ही भाव को दर्शाती हैं, एक ही क्रिया को बताती हैं, वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। तीसरा जो आपका प्रकार है वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो ये क्रियाएं जो होती हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं। उसमें क्रियापद लगा देते हैं तो ये नाम धातु क्रिया कहलाती है। यानी संज्ञा शब्दों से बनती हैं, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं। जैसे कि देख लीजिए, हाथ, हाथ संज्ञा शब्द है और उससे नाम धातु क्रिया बनी हथियाना। और टक्कर, टकराना। और सर्वनाम शब्द अपना, अपनाना। विशेषण जैसे गरम, गरम से गरमाना और नरम से नरमाना, चमक से चमकाना। तो इस तरह से विशेषण शब्दों से बनी हुई हैं। अनुकरणवाची शब्दों से विशेषण शब्द ये भी होते हैं, जैसे बड़बड़ से बड़बड़ाना, थप थप से थपथपाना, टिमटिम से टिमटिमाना। तो इस तरह से प्रेरणा आपकी जो है नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। ठीक है। और उसके बाद आती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक जो प्रेरणा देकर दूसरों से करवाई जाए। तो इसमें जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करता है, यानी दूसरों को प्रेरणा देता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो है, जैसे इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। माँ माली से पौधों में पानी डलवाती है। यानी माँ जो है वो माली को प्रेरणा दे रही है और माली जो है वो पौधों में पानी डालने का कार्य कर रहा है। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, दो कर्ता होते हैं। एक प्रेरणा प्रदान करने वाला अर्थात प्रेरक कर्ता, और दूसरा होता है प्रेरणा लेने वाला अर्थात प्रेरित कर्ता। तो ऊपर के वाक्य में देखा आपने, माली जो है वो क्या है, पानी दे रहा है, तो ये प्रेरित करता है। और कार्य किसके द्वारा करवाया जा रहा है,
माँ के द्वारा। तो माँ प्रेरणा दे रही है तो वो जो है वो प्रेरक करता है, और माली पानी डालने का काम कर रहा है तो वो प्रेरित है। और प्रेरणार्थक क्रिया है हमारा डलवाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं बच्चों। एक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित होता है, जैसे माँ सबके लिए भोजन बनाती है, तो इसमें माँ जो है स्वयं प्रेरित है दूसरों के लिए खाना बनाने के लिए। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरों से कार्य करवाता है, जैसे माँ सबके लिए नौकर से भोजन बनवाती है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरह प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बताया मैंने। चलना, चलाना, चलवाना। तो इस तरह से बच्चों पीना, पिलाना, पिलवाना। तो खाना, खिलाना, खिलवाना। उसी तरह बच्चों अब आपका पांचवा प्रकार जो रह गया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया जो है उसमें मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हो जाती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जो मुख्य क्रिया वाक्य में प्रयुक्त की गई है उससे पहले ही कोई अन्य क्रिया हो चुकी होती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने दिल्ली पहुंचकर फ़ोन किया, तो फ़ोन किया ये मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पहुंचने की क्रिया जो है वो संपन्न हो गई, तो ये क्रिया जो कहलाएगी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। सुनीता खेल कर थक गई, उसके थकने से पहले ही खेलने की क्रिया संपन्न हो गई, तो जहाँ पर मूल धातु में कर वहाँ करके लगाया जाता है तो वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो बच्चों ये थी आपकी संरचना के आधार पर 5 प्रकार की क्रियाएं। आप लोगों को क्रिया के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं क्रिया से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप लोग को लिखवाऊंगी और कुछ प्रश्न आप लोग को गृह कार्य के लिए दूंगी। यदि फिर भी आपको इस पाठ को समझने में कोई समस्या या परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।